Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. यूपीएससी की तैयारी में इतिहास पढ़ते वक्त कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जहां से सवाल आना लगभग तय है, और मुगल साम्राज्य उन्हीं में से एक है। बिल्कुल। आज हमारे पास एनसीईआरटी की किताब का यही अध्याय है और साथ में है यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि इस अध्याय को एक जासूस की नजर से देखना है। ये समझना कि यूपीएससी परीक्षक क्या सोचता है, वो किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है और सवाल कैसे बनाता है। बिल्कुल सही कहा। मुगल साम्राज्य का मतलब सिर्फ बादशाह, उनकी लड़ाइयां और आलीशान इमारतें नहीं हैं। यूपीएससी के लिए असली खेल उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली और उनकी नीतियों में छिपा है। अच्छा, तो आज हम एनसीईआरटी के तथ्यों को यूपीएससी के सवालों के चश्मे से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि तैयारी के दौरान किन पहलुओं पर सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मुगल थे कौन? स्रोत बताता है कि वे दो महान वंशों के वारिस थे, मां की तरफ से चंगेज खान और पिता की तरफ से तैमूर। जी, लेकिन मजे की बात यह है कि उन्हें मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। ये तो एक तरह से अपनी ब्रांडिंग के खिलाफ जाने जैसा हुआ। ऐसा क्यों? ये असल में अपनी पहचान और विरासत को बहुत सोच समझकर चुनने का मामला था। इसके दो बड़े कारण थे। पहला, चंगेज खान का नाम लाखों लोगों के नरसंहार से जुड़ा था। हाँ, वो तो एक बहुत ही क्रूर छवि है। बिल्कुल, ये एक ऐसी खूनी विरासत थी जिससे वे अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे। और दूसरा कारण यह था कि उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे मध्य एशिया में, उज़्बेक, वे भी मंगोली थे। अच्छा, तो उनसे अपनी एक अलग पहचान बनाना जरूरी था। हाँ, इसके उलट उन्हें तैमूर का वंशज होने पर बहुत फख्र था। तैमूर की विरासत में ऐसा क्या खास था? तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, तो दिल्ली पर उनका एक ऐतिहासिक दावा बनता था। यह उनके लिए एक तरह से वैधता और गौरव का स्रोत था। मतलब एक लेजिटिमेसी क्लेम करने का तरीका। एकदम सही। वे अपनी तैमूरी विरासत पर इतना जोर देते थे कि हमें उनकी बनवाई तस्वीरों में भी यही दिखता है। एक तस्वीर में तैमूर बीच में बैठे हैं और सारे मुगल बादशाह उनके इर्द गिर्द। ये एक तरह का विजुअल प्रोपेगेंडा था, जो ये बताता था कि हम इस महान विरासत के वारिस हैं। जी, यानी ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक सोचा समझा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। चलिए अब साम्राज्य की नींव पर आते हैं। 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। यहाँ एक बहुत आम धारणा है जिस पर 2015 में यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था। सवाल इस विचार पर था कि बाबर के आने से ही उपमहाद्वीप में बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ। क्या ये सच है? ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। हाँ। और यहीं पर एनसीईआरटी की लाइनों के बीच पढ़ने की कला काम आती है। अच्छा। एनसीईआरटी ये तो कहता है कि उस दौर में युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल एक नई तकनीक थी। बाबर ने भी पानीपत की लड़ाई में तो तोपखाने और बंदूकों का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया, जिसे तुगलमा युद्ध नीति कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन एनसीईआरटी ये कहीं नहीं कहता कि बारूद की शुरुआत बाबर ने की। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि बारूद की जानकारी भारत में पहले से थी। बाबर ने उसका बड़े पैमाने पर और रणनीतिक इस्तेमाल किया। तो यूपीएससी यही परखना चाहता है कि आप एक आम धारणा और एक स्थापित तथ्य के बीच का फर्क समझते हैं। एकदम सही। तो बाबर ने नींव तो रख दी, लेकिन साम्राज्य को मजबूत होने में वक्त लगा। हुमायूं का दौर तो काफी उथल-पुथल भरा रहा है ना? बहुत ज्यादा। शेरशाह सूरी से हारकर ईरान तक भागना पड़ा। असल में साम्राज्य को उसकी असली शक्ल और ताकत तो अकबर ने ही दी। बिल्कुल, बाबर और हुमायूं ने मिलकर करीब 25-30 साल राज किया, लेकिन वो दौर ज्यादातर लड़ाइयों और अस्थिरता में गुजरा। साम्राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नींव अकबर के लंबे शासनकाल में ही रखी गई। ऊंची नहीं है। वो दिखाती है कि कैसे अकबर ने धीरे धीरे अफगानों, राजपूतों और दूसरे राज्यों को या तो हराया या फिर कूटनीति से अपने साथ मिलाया और साम्राज्य का विस्तार किया। हाँ, लड़ाइयों और विस्तार की बात तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर तो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। इसे चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन लगती है वो कैसी थी? यहीं से यूपीएससी के सबसे मुश्किल और जरूरी सवाल बनते हैं। तो मुगलों का वो क्या सिस्टम था जिससे उन्होंने इतने बड़े और विविध साम्राज्य को कंट्रोल किया? उन्होंने एक बहुत ही अनोखी और कारगर व्यवस्था बनाई जिसे मनसबदारी प्रणाली कहते हैं।
इसे मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी। जी। आसान भाषा में कहें तो मनसबदार कोई भी व्यक्ति था जो एक सरकारी पद या मनसब रखता था। यह एक तरह की ग्रेडिंग प्रणाली थी जिससे किसी भी अधिकारी का पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियां तय होती थी। और ये प्रणाली इतनी खास क्यों थी? खास इसलिए थी क्योंकि इसके जरिए मुगलों ने बहुत बड़ा टैलेंट पूल तैयार किया। शुरुआत में ज्यादातर अमीर तुर्की या ईरानी थे, लेकिन अकबर के समय में उन्होंने भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और दूसरी जातियों के लोगों को भी प्रशासन में बड़े बड़े पद दिए। अच्छा, तो ये बहुत समावेशी सिस्टम था। बहुत ज्यादा। इससे साम्राज्य का आधार बहुत मजबूत हो गया। अब ये सिर्फ बाहर से आए लोगों का साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि यहीं के शक्तिशाली गुट भी इसमें हिस्सेदार बन गए। इस सिस्टम में जात और सवार जैसे शब्द आते हैं, ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इनका क्या मतलब था? देखिए, ये मनसबदारी ग्रेडिंग के दो सबसे जरूरी हिस्से थे। जात से दरबार में अधिकारी की हैसियत और उसका वेतन तय होता था। जिसकी जात जितनी ज्यादा, वो उतना बड़ा अधिकारी। और सवार? सवार से ये तय होता था कि उस मनसबदार को अपने नीचे कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। ये उसकी सैन्य जिम्मेदारी थी। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मनसबदार की जात बहुत ऊंची हो सकती थी, पर उसके सवार कम हो? ऐसा क्यों होता होगा? हाँ, ऐसा हो सकता था। कई बार कुछ अधिकारियों को प्रशासनिक भूमिका ज्यादा दी जाती थी और सैन्य भूमिका कम, या फिर किसी को उसकी योग्यता के हिसाब से ऊंचा पद मतलब जात दे दिया जाता था, लेकिन उससे बड़ी सेना रखने की उम्मीद नहीं की जाती थी। ये सिस्टम में लचीलापन दिखाता है। अब सवाल उठता है कि इन बड़े बड़े अधिकारियों को वेतन कैसे दिया जाता था? यहीं पर जागीर की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। ज्यादातर मनसबदारों को वेतन नकद में नहीं, बल्कि जागीर के रूप में दिया जाता था। मतलब जमीन का टुकड़ा? हाँ, जागीर जमीन का एक टुकड़ा होता था जहां से राजस्व वसूलने का अधिकार उस मनसबदार को मिल जाता था। ये राजस्व ही उसका वेतन होता था। ये सुनने में दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर था। वो अंतर क्या था, और ये यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है? अंतर ये था कि मनसबदार अपनी जागीर पर रहते नहीं थे और ना ही उस पर प्रशासन करते थे। वे साम्राज्य के किसी और हिस्से में तैनात होते थे और उनकी जागीर से राजस्व उनके नौकर इकट्ठा करते थे। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, उनका लगातार तबादला होता रहता था। इसी वजह से ये व्यवस्था उस सामंती व्यवस्था से बिल्कुल अलग थी, जिस पर 2015 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। कैसे अलग थी? सामंती व्यवस्था में सामंत का अपनी जमीन पर लगभग वंशानुगत अधिकार होता है। वो वहीं रहता है, वहीं अपनी शक्ति बढ़ाता है और अक्सर केंद्रीय सत्ता के लिए खतरा बन जाता है। हाँ, सही बात है। मुगल सिस्टम में लगातार तबादलों की वजह से कोई भी मनसबदार किसी एक जगह पर अपनी जड़ें नहीं जमा पाता था। वो स्थानीय शक्ति का केंद्र नहीं बन पाता था। मतलब बादशाह का कंट्रोल बना रहता था। बिल्कुल। केंद्रीय प्रशासन मजबूत रहता था। ये एक बहुत ही चालाक व्यवस्था थी। प्रशासन के साथ साथ राजस्व व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ हमें जब्त और जमींदार जैसे शब्द मिलते हैं। जब्त अकबर की राजस्व प्रणाली का नाम था, जिसे उनके प्रतिभाशाली राजस्व मंत्री टोडरमल ने लागू किया था। यह कोई अंदाजे पर आधारित सिस्टम नहीं था। इसके लिए 1570 से 1580 के बीच, यानी 10 साल तक, हर इलाके में किस फसल की कितनी पैदावार हुई और उसकी कीमत क्या रही, इसका पूरा डेटा इकट्ठा किया गया। पूरा डेटा ड्रिवन अप्रोच था। हाँ, इस डेटा के आधार पर हर फसल पर नकद में टैक्स की दर तय की गई। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका था। और जमींदार कौन थे? क्या ये जमीन के मालिक थे? नहीं, मुगल काल में जमींदार शब्द का इस्तेमाल किसी भी स्थानीय मुखिया या शक्तिशाली सरदार के लिए होता था, जिसका काम किसानों से टैक्स वसूल कर सरकार तक पहुंचाना था। वे सरकार और किसान के बीच के बिचौलिए थे। अच्छा, तो सिर्फ मध्यस्थ? जी, उनकी अपनी जमीनें भी होती थीं, लेकिन पूरे गांव या इलाके के मालिक नहीं थे। इस तरह की शब्दावली पर ध्यान देना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि 2020 में यूपीएससी ने प्राचीन भारत में जमीन नापने की इकाई कुल्यवाप और द्रोणवाप पर सवाल पूछ लिया था। हाँ, मतलब साफ है कि परीक्षक ये देखना चाहता है कि आपको प्रशासनिक और राजस्व शब्दावली की गहरी समझ है या नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये शब्द सिर्फ रटने के लिए नहीं है,
ये उस दौर की पूरी व्यवस्था को समझने की चाबी हैं। अकबर की प्रशासनिक नीतियों के अलावा उनकी धार्मिक नीति भी हमेशा चर्चा में रहती है। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच लगती है, खासकर उस जमाने के हिसाब से। हाँ, बहुत। स्रोत में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना का जिक्र है। क्या था ये इबादत खाना और अकबर को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया। शुरुआत में यहाँ सिर्फ मुस्लिम विद्वान यानी उलेमा ही धर्म पर चर्चा के लिए आते थे। लेकिन अकबर ने देखा कि विद्वान आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गलत ठहराते हैं और बहुत ही संकीर्ण सोच रखते हैं। इस अनुभव से अकबर को बहुत निराशा हुई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। अब वहाँ हिंदू ब्राह्मण, रोमन कैथोलिक पादरी, जरदुश्त धर्म के अनुयायी सभी आकर अपने अपने धर्म और दर्शन पर बहस करते थे। अकबर घंटों तक उनकी बातें सुनते थे। ये सिर्फ एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं थी। नहीं, ये एक शासक की ये समझने की कोशिश थी कि सच क्या है और एक अच्छे शासन का आधार क्या होना चाहिए। और ये टॉपिक यूपीएससी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा 2014 के प्रीलिम्स के सवाल से लगता है, जिसमें सीधा पूछा गया था कि इबादत खाना क्या था। हाँ, ये एक सीधा सवाल था जो एनसीईआरटी से उठाया गया था। दिखाता है कि किताब में दिए गए बॉक्स और छोटे छोटे विवरण की भी कितने कीमती हो सकते हैं। इन चर्चाओं का नतीजा बहुत गहरा निकला। अकबर को ये समझ आया कि जो लोग धार्मिक रीति रिवाजों और कट्टरता पर जोर देते हैं, वे अक्सर समाज में बंटवारा और नफरत पैदा करते हैं। इसी अनुभव से सुलह कुल का विचार निकला, है ना? बिल्कुल। ये क्या था? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि शासन की एक नीति और एक नैतिक संहिता थी। सुलह कुल का मतलब है सर्वत्र शांति या सबसे शांति। अच्छा। ये इस विचार पर आधारित था कि किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें सच्चाई, न्याय और शांति जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर दिया गया। इस विचार को बनाने में उनके दोस्त और दरबारी अबुल फजल ने उनकी बहुत मदद की। और ये अकबर की शासन नीति की आत्मा बन गया। हाँ, जिसे बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अब साम्राज्य के आखिरी दौर की तरफ बढ़ते हैं। इतना शानदार प्रशासनिक ढांचा, इतनी प्रगतिशील नीतियां, फिर भी 17वीं सदी के अंत तक आते आते साम्राज्य संकट में क्यों घिर गया? इस बेहतरीन सिस्टम में दरारें कहां से पड़ने लगी? इसके कई कारण थे जो एक साथ मिलकर एक बड़ा संकट बन गए। एक बड़ा कारण था औरंगजेब का दक्कन में बहुत लंबा युद्ध। हाँ, मराठों के खिलाफ। जी, उन्होंने लगभग 25 साल दक्षिण भारत में गुजार दिए। इस इंटरमिनेबल वॉर ने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय दोनों संसाधनों को खोखला कर दिया। लेकिन एक और ज्यादा गहरा प्रशासनिक कारण था जो मनसबदारी व्यवस्था से ही जुड़ा था। वो क्या था? समय के साथ मनसबदारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उतनी जागीरें नहीं थी। इसे जागीरदारी संकट कहते हैं। मतलब डिमांड सप्लाई का गैप हो गया। बिल्कुल। अब एक एक मनसबदार को जागीर पाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था, और जब किसी को जागीर मिलती थी तो उसे पता होता था कि उसका कभी भी तबादला हो सकता है। तो उसकी कोशिश रहती थी कि कम से कम समय में उस जमीन से ज्यादा राजस्व निचोड़ लिया जाए। इसका असर तो सीधा किसानों पर पड़ा होगा। बिल्कुल। इससे किसानों का शोषण बढ़ा, कृषि उत्पादन पर असर पड़ा और जगह जगह किसान विद्रोह होने लगे। साम्राज्य की नींव, जो कि कृषि से आने वाला राजस्व थी, वही कमजोर पड़ने लगी। और इसके साथ औरंगजेब के बाद के बादशाह भी उतने काबिल नहीं थे। सही बात है। और साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में नई क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगी थीं। इन सब ने मिलकर मुगल साम्राज्य के पतन की जमीन तैयार कर दी। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर किसी एस्पिरेंट को 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो जो परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आएंगी, तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 3 बातें सबसे अहम है। पहली, मुगल प्रशासन की आत्मा यानी मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को गहराई से समझना। जात और सवार का फर्क और ये सामंती व्यवस्था से कैसे अलग थी, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है। दूसरी, अकबर की सुलह एक कुल की नीति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे की सोच क्या थी, इबादत खाने की चर्चाओं ने इसे कैसे जन्म दिया और ये शासन का आधार कैसे बनी, ये समझना जरूरी है। और तीसरी, राजस्व प्रणाली से जुड़ी शब्दावली। जब्त क्या था, जमींदार की भूमिका क्या थी, इन पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा,
यूपीएससी इन्हीं वैचारिक और तथ्यात्मक क्षेत्रों से बार-बार सवाल पूछता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल जिस पर वो और सोच विचार कर सकें। जरूर। आज जब हम भारत की सिविल सेवाओं यानी आईएएस, आईपीएस की संरचना को देखते हैं, जी। जिसमें अधिकारियों की एक अखिल भारतीय रैंक होती है, उनका नियमित रूप से तबादला होता है और वे एक नियम आधारित व्यवस्था के तहत काम करते हैं, तो क्या इसमें उस मुगल प्रशासनिक ढांचे की कोई झलक या विरासत दिखाई देती है? इतिहास में इस तरह की निरंतरता को ढूंढना और समझना विषय पर पकड़ को और भी गहरा बना देगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.